हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया गया है। आप सभी इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, यानी कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इसमें सिलेक्ट किया है। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु विजुअलाइज्ड एंड डिपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता, यानी भारत माता जो पेंटिंग बनी हुई है उसको किसने बनाया था? उसको बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इसको आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको 1905 में, यानी 1905 में इसको अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग, यानी स्वराज फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? तो ये डिजाइन किया था गांधी जी ने। गांधी जी डिजाइन स्वराज फ्लैग कब? 1921। और ये जो था ये ट्राई कलर था, ये जो फ्लैग था ये ट्राई कलर था और इसके बीच में चरखा था, मतलब गांधी जी का जो चरखा था इसके बीच में, जिस तरह से भी होगा वो बीच में उसके चरखा था। तो ये जो फ्लैग था गांधी जी ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट, हु रॉट द बुक हिंद स्वराज, यानी हिंद स्वराज जो बुक है वो किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने इसको लिखा था और ये लिखा था 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी, यानी स्वराज पार्टी किसने फॉर्म की थी? तो जो स्वराज पार्टी बनी थी वो मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास ने इसको बनाया था। और 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इसको बनाया था, फॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज पूना पैक्ट साइंड, यानी जो पूना समझौता हुआ था कब साइन किया गया था? पूना पैक्ट साइंड इन 1932। 1932 में पूना पैक्ट साइन किया गया था और 24 सितंबर को, 24 सितंबर 1932 को किस किस के बीच में? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। इसको अच्छे से याद कर लें, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस किस के बीच में हुआ था पूना पैक्ट? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। कब? 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट, व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट, यानी गांधी और इरविन, लॉर्ड इरविन जो थे उनके बीच में एक पैक्ट हुआ था। कब हुआ था ये पैक्ट और ये क्या था? द फेमस गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन मार्च 1931, यानी जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था वो मार्च 1931 यानी 5 मार्च 1931 को ये पैक्ट दोनों के बीच में हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि गांधी जी सहमत हो गए थे पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी लंदन में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी तैयार हो गए थे, जबकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इसमें क्या था? द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज एग्रीड टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी जो युद्ध हुआ था, युद्ध में जो भी बंदी हुए थे भारत के लोग, उन पर किसी भी हिंसा का आरोप नहीं था, उनको रिहा कर दिया जाए। ये डील गांधी जी और इरविन के बीच में हुई थी। और भी कुछ हुए थे कि जैसे कि विदेशी कपड़े हैं, जो फॉरेन क्लॉथ्स हैं और जो लीकर शॉप्स हैं, शराब की दुकान है, उन पर शांति से धरना देने का एक अधिकार मिल गया था। और इसमें ये भी पैक्ट में ये हुआ था समझौते में कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको बंद कर दिया जाए। तो इस तरह से कई सारे समझौते इनके बीच हुए थे, गांधी के और इरविन के बीच में। और इसको एक नाम से, यानी कि दिल्ली इरविन पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, दिल्ली इरविन पैक्ट। और ये जो पैक्ट हुआ था इसमें काफ़ी कोशिश की गई थी, काफ़ी मनाने के बाद गांधी इसमें माने थे। लगभग 15 दिनों तक, यानी 15 डेज तक कोशिश की बात करने की, और इस बीच 8 बार उनकी जो है बात हुई थी दोनों के बीच में, उसके बाद ये साइन हुआ था। नेक्स्ट, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये मैंने जब आपको वन शॉट रिवीजन पढ़ाया था नेशनलिज्म इन इंडिया का, उसमें बताया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद किस तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भारत में, इकोनॉमिक सिचुएशन एक भारत में हो गई थी। तो आप देखिए क्या था वो। नेक्स्ट, देयर वाज एन
इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी जो रक्षा में था, यानी जब जाहिर है कि जब अंग्रेज लड़ते थे दूसरे देशों से, वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे, तो उनका जितना भी खर्चा हो रहा था वो भारत से ही हो रहा था। डिफेंस पर, रक्षा में जितना भी खर्चा हो रहा था। फिनेंस्ड बाई वॉर लोन्स, उन्होंने लोन ले रखा था युद्ध के नाम पर, वॉर के नाम पर, जिसकी वजह से क्या हुआ, टैक्स बढ़ गए। जब यहां से भारत से खर्चा होगा तो यहीं से उस जो खर्चा हुआ है उसको पूरा किया जाएगा। तो जो लोन्स वगैरह थे सब यहीं से चुका रहे थे, इसके लिए क्या किया उन्होंने, टैक्स बढ़ा दिए, तो टैक्स बढ़ गए। इंक्रीज द बर्डन ऑन द कॉमन इंडियन, लेकिन जब भी टैक्स बढ़ते हैं तो उसका जो असर पड़ता है वो कॉमन लोगों पर, आम लोगों पर उसका असर पड़ता है। तो यही भारत में हुआ, इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ने लगी। नेक्स्ट, थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइस इज ऑलमोस्ट डबल, यानी जो डेली वाली चीजें थी, खाने पीने की चीजें थी, और भी चीजें थी यूजेस की, उसके प्राइस डबल हो गए, जिसने क्या किया, एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, यानी एक उनको जो है हार्डशिप, कष्टों में एक कष्ट जो है उनके लिए बढ़ा दिए, आम लोगों के लिए कष्ट बढ़ा दिए, कॉमन पीपल के लिए एक्सट्रीम हार्डशिप हो गई। नेक्स्ट, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज। देखिए, जब मैं नेशनलिज्म इन इंडिया का वन शॉट रिवीजन पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि गांव में जाकर ये लोग, जब इन्हें सेना की जरूरत पड़ी, आर्मी की जरूरत पड़ी, मतलब सिपाहियों की जरूरत पड़ी, तो ये गांव में गए और गांव के जो लड़के थे उनको जबरदस्ती फोर्स में भर्ती करने लगे, जिसकी वजह से लोग इनसे काफी खफा हो गए थे। तो इस वजह से भी जो इंडियंस थे वो वाइड स्प्रेड एंगर, बहुत बड़े पैमाने पर एक विरोध उनका होने लगा। नेक्स्ट, क्रॉप्स फेल्ड, फसलें खराब हो गई, भारत के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गई, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई खाने की। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा वातावरण बन गया था उस वक्त। इस तरह की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ये समझ लीजिए कि मेरा मानना यह है कि लगभग 98% ये इस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपके आएगा 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज एंड टाउन्स इन इंडिया, यानी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो कैसे अनफोल्ड हुआ शहरों में भारत के। आइए देखते हैं। पहला, द टीचर्स एंड हेडमास्टर रिजाइंड। नॉन कॉपरेशन मतलब हम आपको किसी भी तरह का कॉपरेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। तो टीचर्स एंड हेडमास्टर रिजाइंड, जो अध्यापक थे, टीचर्स थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, यानी जो अंग्रेजों के स्कूल थे, कॉलोनियल स्कूल थे, गवर्नमेंट के स्कूल थे, उनको रिजाइन कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल, बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी स्कूल छोड़ दिया। बॉयकॉटेड, यानी कुछ चीजों का बहिष्कार किया गया, क्या, इलेक्शन नहीं करवाएंगे हम, फॉरेन गुड्स, विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, उसका बॉयकॉट। लीकर शॉप्स वर पिकेटेड, जो लीकर शॉप्स थी, शराब की दुकानें थी, उन पर धरने दिए गए। लॉयर स्टॉप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, यानी जो वकील थे भारत के, उन्होंने भी अपनी जो प्रैक्टिस थी वो रोक दी, अदालतों में जाना बंद, अदालतों का बहिष्कार किया। फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ड, जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई गई, एक बड़े हीप के रूप में, मतलब एक बड़े इकट्ठा करके उनकी होली जलाई गई। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फॉरेन क्लॉथ्स हैव 102 to 57 करोड़ बिटवीन 1921 to 1922, यानी जो विदेशी कपड़े थे जब उनकी होली जलाई गई, उनको पहनना बंद कर दिया गया, उनको खरीदना बंद कर दिया गया, तो इतना लॉस हुआ सरकार को कि जहां उनका जो बिजनेस था वो 102 करोड़ यानी 102 करोड़ रुपीस उनको का बिजनेस था, तो वो कितना रह गया, 57 करोड़ का इंपोर्ट उनका रह गया। तो ये एक बड़ा मतलब इकोनॉमिक जो चोट थी वो अंग्रेजों को दी गई थी नॉन कॉपरेशन के टाइम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब सॉल्ट मार्च, व्हाई डिड गांधी जी चूज सॉल्ट, यानी सॉल्ट मार्च क्या था, सॉल्ट मार्च क्या था और गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना। आइए देखते हैं। टू अपोज गवर्नमेंट्स मोनोपोली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, यानी नमक पर जो बेचने का और बनाने का जो राइट था, अधिकार था, मोनोपोली थी, वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। इसलिए गांधी जी ने इसको चुना ताकि नमक का जो कानून है उसको मैं तोड़ पाऊं और वहीं से जो है सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है, जो कैंपेन है, उसकी शुरुआत कर सकूं। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1930 में, यानी 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने स्टार्ट किया था। इसमें गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना, आइए देखते हैं। महात्मा गांधी हैड फाउंड सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल विच कुड यूनाइट द नेशन, यानी महात्मा गांधी ने जो ये देखा कि जो नमक है
वो एक पावरफुल सिंबल है, यानी एक ऐसी चीज़ है सभी इसको यूज़ करते हैं। और अगर मैं नमक एक कॉमन चीज़ है, सभी लोगों का इससे मतलब इसको खरीदते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे इसका मैं जब इसका कानून तोड़ूंगा तो पूरे भारत में ये फैल जाएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए गांधी जी ने नमक का प्रयोग किया। नेक्स्ट है सॉल्ट वॉज थिंग दैट इक्वली कंज्यूम्ड, यानी एक ऐसी चीज है जिसको सभी लगभग सभी जो है बराबर रूप में इसका यूज करते हैं, चाहे वो रिच हो पुअर हो सब यूज करेंगे, हिंदू हो मुस्लिम हो। तो इसलिए गांधी जी ने और इसका इस्तेमाल कर मतलब इसका कानून तोड़ने के लिए आगे आए कि क्योंकि इसमें रिच पुअर हिंदू मुस्लिम सभी इसको खाते हैं, सभी इसका यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इससे जुड़ जाएंगे इस मूवमेंट से। नेक्स्ट, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड, और ये भी है कि ये खाने का सबसे एसेंशियल पार्ट भी है, एसेंशियल है बहुत ज़्यादा। तो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में और दांडी मार्च में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके क्या इकोनॉमिक इफेक्ट हुए, उससे क्या इकोनॉमिक इफेक्ट हुए, आइए देखते हैं। आंसर, द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी आर एज फॉलोज। सब 1, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स, यानी जो विदेशी कपड़े थे उनको बहुत बड़े पैमाने पर जलाया गया, उनका बहिष्कार किया गया। तो ये अंग्रेज यहाँ सिर्फ बिजनेस करने आए थे और उनके बिजनेस को ही यहाँ चौपट किया जा रहा था इस तरह से। एज पीपल बॉयकॉटेड फॉरेन क्लॉथ, इट इज इंपॉर्टेंट हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922, ड्रॉपिंग इन वैल्यू फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़ इन अ ईयर। यानी एक बड़ी मात्रा में उसका बहिष्कार करने से, जलाने से क्या हुआ कि इंडिया का जो इंपोर्ट था, विदेश से जो कपड़े आते थे अंग्रेजों के यहाँ पर, जो फॉरेन क्लॉथ से उनका जो इंपोर्ट था, बिजनेस इतना गिर गया कि पहले 102 करोड़ यानी 102 करोड़ था जो गिर करके 57 करोड़ हो गया। यही तो गांधी जी चाहते थे कि इनका जो बिजनेस है, जिस वजह से ये भारत में है, उस वजह को खत्म कर दिया जाए। वो वजह खत्म हो जाएगी, ये भी यहां से चले जाएंगे। तो देखो, जहां 102 करोड़ का बिजनेस था वो घट करके कितना रह गया, 57 करोड़। इसका मतलब यह है कि नॉन कॉपरेशन का जो असर था इकोनॉमिक रूप में, वो बहुत एक गहरा पड़ा अंग्रेजों पर। नेक्स्ट, व्हेन पीपल डिसाइडेड टू यूज ओनली इंडियन क्लोथ्स, जब लोगों ने ये सोचा कि हम विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो भारत के कपड़े हैं, इंडियन क्लोथ्स हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे, तो द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। तो जाहिर है कि वो फिर क्या इस्तेमाल करते, वो भारत के बने हुए कपड़े इस्तेमाल करते। जब भारत के बने हुए कपड़े इस्तेमाल करेंगे तो भारत में जो भारतीयों की मिलें हैं, कपड़ों की मिल है, वो ज्यादा से ज्यादा लगनी शुरू हो गई। तो इससे स्वदेशी एक चीजों का मतलब एक स्वदेशीपन जो है भारत में आने लगा, और भारत की जो मिल्स थी भारत के लोगों की, वो ज्यादा से ज्यादा बनने लगी। नेक्स्ट, व्हाई डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री, एक्सप्लेन। ये कह रहे हैं कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो क्यों शुरू किया, क्यों, हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री, एक्सप्लेन। इस मूवमेंट ने कैसे लोगों को एक कर दिया, एकता लोगों में लेकर के आया ये मूवमेंट, आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट वॉज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। देखिए, साइमन कमीशन मैंने बताया है आपको पहले ही, जो चैप्टर मैंने समझाया है इसमें, आप देख लीजिए उसको प्ले लिस्ट में जाकर के। साइमन कमीशन था तो भारत के कानून की जांच करता, हर 10 साल में एक कमीशन बनता था। इसका काम था भारत के कानून की जांच करना, कोई उसमें ऐसा है जो हटाना चाहिए उसको हटा दिया जाए, कुछ ऐसा है जो जोड़ना चाहिए उसमें जोड़ दिया जाए। लेकिन ये जो कमीशन था, जब ये बना और ये भारत आया तो उसका बहुत बड़े रूप में प्रोटेस्ट हुआ। कारण था उसका, क्योंकि इस कमीशन में 7 लोग थे, उन 7 में एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। इसलिए भारत के लोगों ने नाराज होकर के इस कानून का प्रोटेस्ट किया, बड़ी मात्रा में विरोध किया। लाला लाजपत राय को इसमें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं व्हाट वाज साइमन कमीशन, सो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो इंडियन नेशनलिज्म, जो मैंने वन शॉर्ट रिवीजन इसका पढ़ाया, आप उसको देख लीजिए। लुक इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस बट डिड नॉट हैव इवन सिंगल इंडियन मेंबर, यानी कोई भी उसमें मेंबर इंडियन नहीं था। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को
लॉन्च करूंगा टू गैदर सपोर्ट टू पूर्ण स्वराज, यानी इसकी वजह से जो पूर्ण स्वराज की जो मांग है हमारी उसके लिए भीड़ इकट्ठा होगी। मूवमेंट यूनाइटेड द कंट्री एज पीपल विद डाइवर्स सोशल स्टैंडिंग पार्टिसिपेटेड इन इट, यानी ये जो मूवमेंट था इसने कई तरह के जो डाइवर्स विभिन्न रूप में थे लोग, सोशल ग्रुप थे, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना शुरू कर दिया। यानी अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर के लोग जो है इकट्ठा होकर के आने लगे। दिस विल बी क्लियर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग गिवन पॉइंट्स। आइए देखते हैं। द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट, यानी इस आंदोलन में ये लोग भी एक्टिव हो गए, गुजरात के लोग, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जाट जो है सब आकर के इस मूवमेंट में आ गए। नेक्स्ट, द मर्चेंट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो इनिशियली सपोर्टेड द मूवमेंट, यानी जो व्यापारी थे, उद्योगपति थे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया। यानी कई तरह के जो सोशल ग्रुप्स हैं वो आ रहे हैं साथ में इस आंदोलन के लिए। दिस मूवमेंट सो लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, यानी बहुत बड़ी मात्रा में महिलाओं ने भी इसमें योगदान दिया। सब लोग कहते हैं कि महिलाएं मतलब आंदोलन नहीं करती हैं, तो आप देखिए कि इसमें बड़े पैमाने पर भी जो फीमेल हैं, वुमेन हैं, उन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम हैड देयर ओन understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj, support the statement with the arguments। महात्मा गांधी जी ने एक स्वराज की कल्पना की थी और स्वराज के लिए वो जगह जगह जाकर के बताया करते थे कि स्वराज चाहिए हमें। तो जो असम के वर्कर्स थे वो स्वराज का मीन किस तरह से लिया उन्होंने, आइए देखते हैं। फॉर द प्लांटेशन वर्कर, जो प्लांटेशन वर्कर हैं यानी असम के बागानों में ये लोग काम करते थे, चाय के बागानों में, फ्रीडम मीन, इनके लिए जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, इनके लिए जो आज़ादी का मतलब था वो इनका मतलब था कि राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट टी गार्डन्स एंड रिटर्निंग द लिंक विद द विलेज दे आर फ्रॉम, यानी इनके लिए जो असम, यानी एक जैसे ये बाग है यहाँ पर और ये चाय की पत्ती का बाग है, यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं ये, तो इन मजदूरों के लिए, वर्कर्स के लिए जो आज़ादी का मतलब था वो ये था कि जो चाय के बागान हैं उसमें से बाहर जाना और उसके अंदर आना, सिर्फ इनके लिए ये आजादी का मतलब। द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 डिड नॉट अलाउड प्लांटेशन वर्कर्स टू लीव टी गार्डन, यानी एक लॉ बनाया अंग्रेजों ने जिसका नाम था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लें। 1859 में ये लॉ बना था, इसका मतलब था कि डिड नॉट अलाउड प्लांटेशन वर्कर टू लीव टी गार्डन, यानी जो चाय के बागानों में जो लोग काम कर रहे थे, वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, उनको अलाउ नहीं था कि वो चाय के जो गार्डन है उसको छोड़ें, यानी उससे छोड़ करके वो नहीं जान लगातार काम करते रहे विदाउट परमिशन, यानी बिना अनुमति के कोई भी चाय के बागानों को छोड़ नहीं सकता था। ये इस कानून में लिख गया, बहुत खराब कानून था ये। एंड दिस परमिशन वॉज गिवन रेयरली, कभी कभी उनको परमिशन मिल जाया करती थी कि ठीक है आप छोड़ के चले जाओ, वरना वो छोड़ के नहीं जा सकते थे। When the plantation worker heard of non-cooperation movement, thousands of them defied the authorities, left the plantation and headed toward their homes। यानी जब वो प्लांटेशन वर्कर्स ने ये सुना कि जो गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसके बारे में जब उन्होंने सुना तो उन्होंने क्या किया, thousands of them defied the authorities, left, यानी जो उनके अधिकारी थे, जो बागान अधिकारी थे, उन्होंने उनको ललकारा, उन्होंने उनकी बिल्कुल नहीं मानी एंड लेफ्ट द प्लांटेशन, और अपने जो उनका गार्डन था, टी गार्डन था, उसको छोड़ दिया बिना अनुमति के, एंड हेडेड टुवर्ड देयर होम्स, और अपने घर की तरफ को चल दिए। यानी नॉन कॉपरेशन में उन्हें ये पता चला था कि बहुत अच्छा आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा है और सबको आज़ादी मिलेगी, कोई भी कहीं भी जा सकता है, अपनी ज़मीनें खरीद सकता है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में वो सोच रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। देखिए क्या होता है जब वो जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं अपने जो गार्डन से उनको छोड़ देते हैं तो क्या होता है। प्लांटेशन वर्कर्स बिलीव्ड दैट गांधी राज वाज कमिंग, प्लांटेशन वर्कर को लग रहा था कि गांधी राज आ रहा है, और एवरीवन वुड बी गिविंग लैंड इन देयर ओन विलेज, और सबको अपने गांव में जमीनें दी जाएंगी। इसीलिए वो सब जितने भी थे वो गांव की तरफ को चल पड़े। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन,
स्टैंडेड ऑन द वे, मगर वो नहीं पहुंच पाए अपने डेस्टिनेशन तक। हुआ क्या? स्टैंडेड ऑन द वे रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, यानी रेलवे और स्टीमर की जो स्ट्राइक थी उसमें वो बुरे फंस गए। दे वर कॉट बाय द पुलिस, पुलिस ने उनको पकड़ लिया एंड ब्रूटली बीटन अप, और बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैड अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। यानी जो एक कल्चरल लोगों के बीच में जो कल्चरल प्रोसेस थी उसने क्या किया, डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी सभी लोगों को अपनेपन की एक भावना जगाने में एक मदद की। किसने? कल्चरल प्रोसेस ने। बिलोंगिंग इन इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के टाइम में, यानी कुछ ऐसे कल्चरल जो कल्चर था भारत का, उसने क्या हुआ कि उसने लोगों के बीच में एक कलेक्टिव बिलोंगिंग्स को बनाया, यानी सामूहिक अपनेपन की भावना, यानी सब लोगों में एक भावना जागृत की इन इंडिया। कब? 19th सेंचुरी के टाइम में। तो आइए देखते हैं कैसे। अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, यानी जो कल्चरल प्रोसेस था उसने लोगों के बीच में एक सेंस डेवलप किया। कौन सा सेंस? अपनेपन की भावना का, कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, सभी लोगों में अपनेपन की भावना का। कहाँ? भारत में। दिस कैन बी थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल से हम इनको समझेंगे। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है एक तरह से कथा साहित्य, जो पुराना एक साहित्य रहा है हमारा, इतिहास रहा है। फॉकलोर मीन्स लोक साहित्य, यानी जो पुराना जमाना हमारा रहा है, जब अंग्रेज यहाँ नहीं थे, तो एक अच्छा, एक विशाल और एक गोल्डन साहित्य हमारा रहा है, लिटरेचर रहा है, फिक्शन रहा है। एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑफ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, यानी जब भी हम अपने फिक्शन के बारे में जानते हैं, फॉकलोर के बारे में जानते हैं, अपने जो पुराने सॉन्ग्स हैं, जो देशभक्ति के सॉन्ग्स हैं, उनके बारे में हम मतलब पता करते हैं या गाते हैं, तब हमें ये महसूस होता है कि ये महसूस होता है कि भारत एक विशाल, एक अपनेपन की भावना वहां पर महसूस होती है। तो ये क्या करता है? ये प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, यानी ये सब बातें, फिक्शन, फॉकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स, एक तरह से एक रोल प्ले करते हैं नेशनलिज्म के लिए, यानी लोगों को प्रेरित करते हैं नेशनलिज्म की भावना उनके अंदर जागृत करने के लिए। द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। देखिए, पहले भारत माता की कोई इमेज नहीं थी। इमेज का मतलब एक कोई चित्र ऐसा नहीं था कि हम उसको पुकार सकें कि दैट इज भारत माता। तो क्या हुआ, अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक चित्र बनाया भारत माता का, तब से हम एक विजुअली रूप से जानने लगे कि दिस इज जो है भारत माता, ये दैट इज भारत माता, ये भारत माता है। तो इसने भी लोगों में एक अपनेपन की भावना बनाई कि जो भारत माता है वो हमारी माता है, और जो लोग बाहर से आकर के इस पर कब्जा किए हुए हैं उनको यहाँ से भगाएं। तो इसने कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की एक फीलिंग्स आई भारत के लोगों में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड अवनींद्रनाथ टैगोर क्रिएटेड अ पिक्चर ऑफ भारत माता एंड वंदे मातरम। देखिए, वंदे मातरम और जो भारत माता की जो पिक्चर है, इसने क्या किया, लोगों में एक इवॉक्ड हिम फॉर द मदरलैंड, यानी अपनी मातृभूमि के लिए एक तरह से क्या किया, इसने एक कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की, मतलब इसने भी एक अपनेपन की भावना लोगों में ये लेकर के आया, देशभक्ति लेकर के आया। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म also developed through a movement to revive Indian folklore, यानी जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का जो आइडिया था, also developed through a movement to revive Indian folklore, यानी जो भारत का जो लोक साहित्य था उसने भी जो नेशनलिज्म था मतलब उसको जो है पुनर्जीवित किया, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग को जागृत किया। आइकन्स, कुछ ऐसे आइकन्स थे, सिंबल्स थे ऐसे कुछ, helped in unifying people and inspiring in them feeling of nationalism, कुछ ऐसे सिंबल थे, वंदे मातरम था, भारत माता का चित्र था, इन सब ने क्या किया, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जागृत करना शुरू कर दिया, जो कि जिसने जो है भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सपोर्ट,
स्टेटमैन विद एग्जाम्पल्स। यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में क्या डिफरेंस था, आइए देखते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंट। नॉन कॉपरेशन में क्या था, द पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कॉपरेट विद द गवर्नमेंट। उसमें साफ साफ था कि हम गवर्नमेंट को किसी भी तरह का कॉपरेट नहीं करेंगे। इसमें क्या था, द पीपल वर आस्क्ड टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। इसमें था कि हम जो कॉलोनियल लॉज हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून हैं, उनको तोड़ेंगे। नॉन कॉपरेशन, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। इसमें जो विदेशी कपड़े थे उनका बहिष्कार किया गया। इधर क्या होता, द कंट्रीमैन ब्रोक द सॉल्ट लॉ। इधर लोगों ने जो नमक का जो कानून था उसको तोड़ा दांडी मार्च में, 12 मार्च यानी 12 मार्च 1930 को। आइए इधर देखते हैं। फॉरेन क्लॉथ्स वर बर्न्ट इन हीप्स। बड़ी मात्रा में एक ढेर के रूप में इकट्ठा किया और उनको जला दिया फॉरेन क्लॉथ्स को। इधर क्या किया, पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स। यानी जो किसान थे, किसानों ने रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्स को देने से मना कर दिया, बोले वी विल नॉट पे। आइए इधर देखते हैं। स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट ऑन स्कूल एंड कॉलेजेस। यानी जो विद्यार्थी थे उन्होंने जो गवर्नमेंट के जो स्कूल थे, यानी अंग्रेजों के जो स्कूल थे, उनको छोड़ दिया, उनमें जाना बंद कर दिया। इधर क्या होता है, सिविल डिसओबीडियंस में, विलेज ऑफिसर रिजाइन फ्रॉम दियर जॉब्स। यानी जो गांव के जो ग्राम अधिकारी थे, गांव के जो अधिकारी थे, उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। देखिए किस तरह से एक, मैं यही कहूँगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक बहुत अच्छा मूवमेंट था। अगर ये खत्म नहीं होता तो शायद आज़ादी हमें बहुत पहले मिल जाती।